जैसे कि पैसा बढ़ने के साथ साथ समाज में हर किसी का रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, कमाने का तरीका कुछ भी हो, वैसे ही कांस्टेंट टेम्परेचर में किसी भी कंडक्टर्स के दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने के साथ साथ उसके थ्रू करंट फ्लो भी बढ़ जाती है। तो वी कैन से करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम साहब ने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स। भले ही इसके पास कोई बैटरी नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मैं तो ये सिर्फ स्टाइल मारने के लिए लिया हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फील लाने के लिए। तो आसान शब्दों में ओम साहब क्या कह रहे हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, इसका मतलब जो करंट है ना व्हिच इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये बोलना जरूरी है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ सकती है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी बढ़ सकती है, जिन सारे बातों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब होती है लगभग हम मान सकते हैं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट टॉपिक में ही हम इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे डिटेल्स में। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट करंट एंड वोल्टेज इन द प्रीवियस लेसन। जैसे हमें हमारे जिंदगी में मंजिल तक पहुंचने के लिए ड्रीम, डिजायर होनी चाहिए, वैसे ही किसी भी कंडक्टर्स के थ्रू चार्ज को भी फ्लो करने के लिए उसके दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस होनी जरूरी है एंड बैटरी प्रोवाइड्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम साहब ने कहा कि हाई प्रोपोर्शनल वी यानी करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड यू नो दैट प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए हमें कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। अगर हम करेंगे तो वो कांस्टेंट है बेसिकली 1/r, इस r को हम कहते हैं रेजिस्टेंस इनटू v। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा v इक्वल्स टू IR एंड दिस इज ओम्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आर क्या है? रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर्स के थ्रू जब भी करंट फ्लो करती है ना, वो क्या करती है, उस करंट फ्लो को अपोज करती है। जैसे तुम्हारे खिलाफ जाने में तुम लोग विरोध करते हो, वैसे भी किसी भी कंडक्टर्स के थ्रू अगर करंट फ्लो करेगी तो वो कंडक्टर उस करंट फ्लो को भी अपोज करेगी। कल से पढ़ेंगे ये बोलकर जैसे हम जिंदगी में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, एक्सक्यूज दे दे के जो हम बनना चाहते हैं उसको दाखिल देते हैं, वैसे ही कंडक्टर्स भी उसके थ्रू करंट फ्लो को अपोज करती है एंड इस फेनोमेना को हम रेजिस्टेंस के नाम पे जानते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इस फार्मूला से हम रेजिस्टेंस को अगर लिखेंगे तो ये बनेगी V/I। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सो द एसआई यूनिट ऑफ V इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, एंड यू नो दैट एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड फॉर दिस करंट इट इज एम्पियर एंड वोल्ट बाय एम्पियर को ही हम कहते हैं ओम। ओम साहब के रिस्पेक्ट में इसको हम ओम कहते हैं। इसका सिंबल कुछ अलग टाइप का देखते हैं वैसे। दिस इज द सिंबल ऑफ ओम, यानी किसी भी रेजिस्टेंस को हम इस सिंबल के जरिए लिख सकते हैं, मतलब 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, यानी किसी भी अप्लायंसेस कितना ज्यादा अपोज कर रही है, इसका मेजरमेंट ही क्या होती है? ओम, यानी रेजिस्टेंस। लोग अक्सर सोचते हैं कि सर ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है ना, तो वो R इक्वल्स टू V/I। अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद V एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद I, isn't it? पर ये गलत, क्योंकि ओम साहब ने क्या कहा कि I प्रोपोर्शनल V। मेरे दोस्त, तुम करंट को बढ़ा के रेजिस्टेंस को नहीं घटा सकते हो, या फिर वोल्टेज को चेंज करके भी रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते हो। देखो ना, ये क्या था? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था ना, तो इसका मतलब हाँ, ये बात ये नहीं है कि तुम रेजिस्टेंस को कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। रेजिस्टेंस जिन बातों पे डिपेंड करती है, जैसे कि रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये सारे प्रॉपर्टी को चेंज करके हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन करंट एंड वोल्टेज को चेंज करके हम रेजिस्टेंस को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है मेरे भाई। अगर तुम करंट को बढ़ाओगे तो क्या होगी? एज पर ओम लॉ वोल्टेज भी बढ़ेगी और रेशियो हमेशा सेम ही रहेगी। आइए एग्जांपल के जरिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर सर्किट में हम लोगों ने करंट को कंसीडर किया है 5 एम्पियर एंड द पोटेंशियल ड्रॉप इज 50 वोल्ट एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन दिस केस? 50/5 यू नो व्हिच इज 10 ओम। तो ऐसा मत सोचो कि अगर हमने करंट को बढ़ाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि करंट को अगर हम बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा एज पर द ओम्स लॉ, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक दूसरे के साथ। तो रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। इसका मतलब अगर मान लीजिए तुम लोगों ने क्या किया, करंट को 10 एम्पियर कर दिया था, पहले 5 था आपने, तो अब तुमने क्या किया करंट को बनाया 10 एम्पियर, तो वोल्टेज भी क्या होगी? वो भी बढ़ जाएगी। वैसे मान लो वो अब 100 वोल्ट हो जाएगी, तो ये आंसर फिर से क्या निकल के आएगी? 10 ओम। मतलब करंट और वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ करके हम रेजिस्टेंस में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।
किस किस को चेंज करके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ओम्स लॉ को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ना तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एज यू कैन सी हियर। V वर्सेस I का अगर हम ग्राफ बनेंगे तो ये सब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एंड अगर हम ग्राफ के स्लोप के बारे में बात करेंगे, तुम लोग शायद जानते हो स्लोप होती है tan थीटा, एंड tan थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ कौन परपेंडिकुलर कौन है बोलो, वोल्टेज यानी पोटेंशियल ड्रॉप, एंड बेस कौन है बोलो, करंट V बाय I। एंड V बाय I को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो किसी भी टाइप्स ग्राफ से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि ऐसा कुछ गिवन होगा कि VI ग्राफ गिवन होगा, उसमें पूछा जाएगा कि बताओ इसके लिए इस ग्राफ से बताओ रेजिस्टेंस क्या होगी। तो तुम्हें क्या करना होगा, स्लोप को कैलकुलेट करनी होगी, एंड स्लोप इज व्हाट, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड व्हाट इज बेसिकली स्लोप, स्लोप इज स्लोप इज द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसके साथ जो भी एंगल होगी उसको हम कहेंगे स्लोप। मान लीजिए फॉर ये कोई ग्राफ है, कोई स्लोप है, तो इसके लिए देखो क्या होगी, स्लोप ज्यादा होगी। और मान लो ये कोई ग्राफ है ना, जिसके लिए स्लोप क्या होगी, कम होगी। तो अगर मैंने तीनों को ऐसे लिखेंगे ABC, और ये पूछेंगे कि बताओ इन तीनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और किसका रेजिस्टेंस कम, तो तुम्हारा आंसर क्या होगी। तुम लोग कहेंगे कि सर इनमें से हमें तो पता है सर स्लोप होती है tan थीटा, VI ग्राफ के लिए होगी कौन, रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब स्लोप और रेजिस्टेंस के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, और जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो इन तीनों कंडक्टर में से ABC, तो देखो इनमें एक ही स्लोप सबसे कम है ना, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या होता है, एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल जाहिर सी बात बहुत कम एंगल होगी, 20 डिग्री मान लो, ये मान लो 30 डिग्री, और ये मान लो कितना 60 डिग्री। तो जिनके लिए स्लोप कम उनके लिए रेजिस्टेंस भी कम होगी। अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो RA की जो भी रेजिस्टेंस होगी ना सबसे कम, उसके बाद कौन होगी, RB, एंड सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसके पास होगी, RC। अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, RC ग्रेटर देन RB ग्रेटर देन RA। कई लोग शायद सोच रहे हैं सर आपको कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, सर्कल नहीं होगी, पैराबोला नहीं होगी, हाइपरबोला नहीं होगी। बेटा एक स्ट्रेट लाइन के लिए ना एक जनरल इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं y = mx + c। समझ में नहीं आया, लेट मी टेल यू। जैसे तुम लोग लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करे हो, कभी दो इक्वेशन आते थे, दोनों को सॉल्व करने के बाद कुछ आंसर आते थे ना, x = 2 y = 3, ऐसा ही कुछ। इसका मतलब क्या समझो, यानी जो भी दो इक्वेशंस तुम लेते थे ना, मान लो 2x - 3 y = 8 और एक 7x - 9 y = 18, तुमने क्या करते थे, दोनों को सॉल्व करके फाइनली आंसर निकलते थे। सर आंसर आ गया x = 2 y = 3। मतलब क्या है मेरे भाई, जो भी इक्वेशन थे ना 2x + 3 y = 9, ये किसका इक्वेशन है, इस इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एंड और दूसरा जो भी इक्वेशन है वो भी किसका इक्वेशन है, वो भी दूसरी किसी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आते थे ना x = 2 y = 3, इसका मतलब क्या, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यानी जिस, मान लो ये कोई इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये दूसरी इक्वेशन वाली स्ट्रेट लाइन, अब इन जिन पॉइंट में इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया ना, तुमने जो आंसर निकालते थे x = 2 3 y = 2 मान लो, तो ये ओरिजिन अगर हम इसको कहेंगे तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना, तो ये वाला होगी 3 एंड दिस इज 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3, 2। सो द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y = mx + c। टेंशन मत लो, m और c को देख के, तुम लोग जानते हो, देखे हो इसको। मान लीजिए मैंने ऐसा कहूंगा कि y = 2x + 9, तो ये भी किसका इक्वेशन है मेरे दोस्त, स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। तो इस m को हम क्या कहते हैं, m को कहते हैं हम स्लोप। और स्लोप क्या होती है, अभी बताया मैंने, tan थीटा, एंड c क्या होती है, वो होती है दैट कांस्टेंट टर्म। मतलब मान लो मैंने ग्राफ को वैसे बनाया, स्ट्रेट लाइन को ऐसे बनाया ना, तो ये क्या होगी, y = mx + c। और c क्या होती है, y एक्सिस को ये जो स्ट्रेट लाइन है ना जिस पॉइंट में कट कर रही है ना, उसको हम कहेंगे c। जैसे कि तुम देख पा रहे हो, ये y एक्सिस को ऊपर वाला हिस्सा में कट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, +c। और इसका इक्वेशन बनेगा y = mx + c। मान लो ये y डैश एक्सिस को काट किया होता दूसरी कोई स्ट्रेट लाइन, तब इसको हम क्या कहते हैं, -c। और इसकी इक्वेशन बन जाता y = mx - c। एंड किसी भी ग्राफ जो ओरिजिन से पास करेगी उसके लिए क्या होगी, c = 0। जैसे कि तुम दो देख पा रहे हो, तो y = हम क्या लिखेंगे, mx। और देखो ये y = mx और ये v = ir, सेम ही चीज है, लेकिन सिर्फ वेरिएबल अलग अलग। इनमें वेरिएबल कौन कौन, y एंड x, और ओम्स लॉ के लिए वेरिएबल कौन कौन है, v एंड i। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज दैट स्लोप। स्लोप इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो एंगल है इसको ही हम क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप का मतलब tan थीटा, और उस tan थीटा को हम कैसे लिखेंगे, m। सो m = tan थीटा, एंड व्हाट इज दैट c। c का मतलब ये 9 मान लो, तो +9 का मतलब क्या है, ये y एक्सिस को 9 यूनिट पे जाके कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इसमें -9 होती है, इसका मतलब y डैश एक्सिस को -9 में यानी 9 यूनिट में कट कर रही है। और 0 होने में मान लो ऐसा कुछ इक्वेशन, y = 8x। ये किस प्रकार इक्वेशन है, दिस इज अ इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। समझ रहे हो, भले ही ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैथ्स का टॉपिक है, फिर भी मैं डिस्कस कर दिया।
अच्छा हुआ, एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज गेन कर लिया तुम लोगों ने। स्लोप के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। स्लोप क्या होती है? tan थीटा। tan थीटा क्या मतलब होती क्या है? परपेंडिकुलर बेस। एंड व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहे हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? स्लोप, यानी tan थीटा। ओके, तो ये भी स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसा मत सोचो कि स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी। जब भी ग्राफ इस प्रकार रहेगी, यानी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तब स्लोप होगी पॉजिटिव। बट जब भी ग्राफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, मान लो इस प्रकार कोई ग्राफ है ना, तब क्या होगी बताओ? तब इस प्रकार ग्राफ के लिए स्लोप होगी नेगेटिव स्लोप। सो व्हेनेवर द स्ट्रेट लाइन इज इस प्रकार, तब स्लोप होगी पॉजिटिव, और जब ये इस प्रकार बन जाएगी तब स्लोप होगी नेगेटिव। समझ रहे हो?